राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और किसान का हालचाल सब आनंद मंगल हो, है ना। अब देखो, अपना जो टॉपिक था अम्ल क्षार और लवण बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, इतनी डिटेल से कहाँ पढ़ा है क्या आपने? स्पेशली यूट्यूब पे तो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। और इसी जज्बे और इसी जोश और इसी जबरदस्त तरीके के कंटेंट के साथ अपना टॉपिक शुरू करें दोस्तों। साबुन एवं अपमार्जक यानी सोप, और यह है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट वही जो सर्फ और शैम्पू के अंदर आपके आता है। और आजकल वो जो लिक्विड आते हैं ना सारे, जो बर्तन वर्तन धोने के या पोछे वोछे लगाने के, सब वो दोस्तों अपमार्जक ही होता है। समझ में आ गई बात? साबुन से आप सब जानते हो साबुन होता है, ठीक है। अब देखो, मैं ना थोड़े से आपको इस पार्ट को पढ़ाने से पहले कुछ कीवर्ड्स आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। अगर वो कीवर्ड्स आपसे ढंग से समझोगे ना, तो उसके बाद पार्ट पढ़ने का अपने को क्या आएगा दोस्तों? मजा आएगा। आपने नाम सुना है दोस्तों वसा का। क्या है दोस्तों? वसा का। मैं बिल्कुल टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप योग पढ़ा रही है आप शुरू में, बिल्कुल टॉपिक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। वसा, वसा आप जानते हो फेट होता है। अपने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व भोजन, जैसे भोजन जो जाता है पचने के बाद में जिन भागों में टूटता है दोस्तों, स्पेशली अपन जिन चीजों को जिसके लिए अपन काम में लेते हैं, जैसे अपन को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जैसे ऊर्जा मिलती है, वसा से ऊर्जा भी मिलती है और आपकी बॉडी का भी निर्माण होता है। फिर प्रोटीन, है ना, विटामिन वगैरह या मिनरल्स वगैरह, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स है दोस्तों, पोषक तत्व है। इनमें से एक पोषक तत्व है जिसका नाम है दोस्तों वसा। और इस वसा का जो पाचन होता है, ये कौन करता है? लीवर के द्वारा। बाइल जूस में जो होता है, बाइल जूस जो आपने पढ़ा, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन, वो क्या करता है? वसा को तोड़ने का कार्य करता है दोस्तों। और वसा जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, वो किस रूप में टूटती है? यानी जिससे बनी होगी उसी से टूटी होगी। बात समझ में आ रही है ना? जिससे बनी होगी उसमें क्या होती है? टूटती है। तो वसा जो टूटती है वो किसमें टूटती है दोस्तों? वसीय अम्ल। किसमें टूटती है दोस्तों? वसीय अम्ल। और दोस्तों टूटती है ग्लिसरॉल। किसमें टूटती है दोस्तों? ग्लिसरॉल, ठीक है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन आप सब जानते हो, है ना, यानी चिकना पदार्थ। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में ये क्या करता है? टूटता है। अब यहाँ पर वसा, वसा के स्रोत कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तेल है ना, तेल वगैरह जितने भी तेल है, घी है, ये सब वसा के स्रोत है दोस्तों, चर्बी वगैरह। और स्पेशली इस पार्ट के अनुसार अपना सबसे महत्वपूर्ण चीज है तेल। समझ में आई बात? इन्हीं तेलों से, इसी तेल से आपके साबुन का निर्माण होता है दोस्तों। आपके घरों में पुराने यदि डोकरे डाकरे अगर रहे हो, उनसे जाके पूछना कि साबुन कैसे बनती थी। साबुन बनने के लिए क्या होता था दोस्तों? जो तेल होता है अपना वनस्पति या हो सकते, वो सब खाद्य तेल है ना। खाद्य तेल इन द सेंस है कि आपका मूंगफली का तेल हो सकता है ना, सोयाबीन का तेल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है, किसी भी तेल की बात कर सकते हैं जो खाने के काम में आता है। उस खाद्य तेल के अंदर ये आपके क्या होते हैं? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल होता है। अब इस खाद्य तेल के अंदर वो क्या करते थे दोस्तों, है ना, कास्टिक सोडा लाते थे दोस्तों। कास्टिक सोडा मिलाते थे, है ना। कास्टिक सोडा मिला के उसको जोर जोर से क्या करते थे दोस्तों? हिलाते थे। और फिर उसमें लास्ट में नमक डाल के उसको छान के बढ़िया से और साबुन को जमा दिया जाता था दोस्तों। फिर वो क्या करता था? जम जाता। वो था आपने के कपड़े धोने वाला साबुन के रूप में। यानी कपड़े धोने वाले में आपने क्या डाला दोस्तों? तेल प्लस क्या डाला यहाँ पर? NaOH। आप NaOH का मतलब जानते हो दोस्तों? कास्टिक सोडा। और कुछ साबुन होती है दोस्तों, वो होती है उसमें एक अलग प्रकार का सोडा डाला जाता है, KOH, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा भारी है, ये थोड़ा सा कम, थोड़ा सा सॉफ्ट है ना। अच्छा, ये जो आता है ये कपड़े धोने के साबुन के अंदर काम में लेते, कपड़े धोने ना, ये बिल्कुल एक एक चीज बताते जा रहा हूँ। कपड़े धोने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन के अंदर। और ये आपके किसके अंदर आता है दोस्तों? नहाने वाले साबुन, यानी बाथिंग सोप, नहाने वाले साबुन के अंदर ये वाला सोडा काम में आता है। आगे बात समझ यहाँ तक। दूसरी एक चीज आएगी इसके अंदर, हाइड्रोकार्बन। क्या आएगी दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। क्या आएगी दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो में दो चीजें आ रही है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आ रही है। हाइड्रो से मतलब समझना आपने को हाइड्रोजन, और कार्बन से समझना है यानी कार्बन। आपने कुछ गैसों के नाम सुनोगे, CNG, है ना, LPG। CNG में मुख्य जो तत्व होता है दोस्तों वो होता है मिथेन। क्या होता है दोस्तों? मिथेन। और मिथेन का सूत्र होता है दोस्तों CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4। समझ में आ गई? इसी प्रकार से ब्यूटेन, प्रोपेन, इस प्रकार से कार्बन की श्रृंखला चलती है दोस्तों। 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। इसी प्रकार से जितने पेट्रोल डीजल है वो भी सब क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या बोला मैंने? सारे के सारे ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह जितने भी आपके ईंधन है वो सब किससे मिलकर बने होते हैं दोस्तों? कार्बन और हाइड्रोजन के। जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोकार्बन। और जब अपन केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो इनको सूत्र के रूप में, यदि कोई बढ़िया से BSc या 12th में साइंस की हुई होगी ना,
तो वो जरूर मेरी बात को समझेगा। और जो नहीं आर्ट्स का बंदा भी, तो वो इस चीज को समझ सकता है दोस्तों कि अगर मान लो मैं इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना दूं ना दोस्तों, इस प्रकार की कार्बन में इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना दूं, यानी यहाँ पर एक कार्बन होगा, जहां पर मुड़ी है वहां पर भी एक कार्बन रखते हैं, जहां पर फिर मुड़ी है वहां कार्बन रखते हैं, यहाँ मुड़ी है यहाँ पर कार्बन यहाँ कार्बन, या इसको किस प्रकार से इस प्रकार से भी अगर मैं बना दूं दोस्तों, तो यहाँ कार्बन, यानी जहां पर ज्वाइंट है वहां सब जगह कार्बन रख दिया जाता, बीच में कार्बन नहीं होगा। तो ये स्ट्रक्चर के अंदर इस प्रकार से समझाया जाता दोस्तों। और कार्बन की वैलेंसी होती है दोस्तों 4, ये भी आपको याद रखना होगा। देखो आने वाले टॉपिक आपके कार्बन वगैरह के अंदर है, तो आपको पहले याद रख, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो संयोजकता होती है वो दोस्तों कितनी होती है 4, यानी एक परमाणिक अणु जिसके अंदर हाइड्रोजन है कि ये एक परमाणु है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, एक ही होती है, यानी एक ही बंध बनाने की इससे सामर्थ्य। जैसे मैं कहूँ संयोजकता को, मेरी रोटी खाने की क्षमता मान लो 4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि 4 बंध बनाना, 4 रोटी खा सकता हूँ। किसी की क्षमता कितनी है 3 रोटी की, तो 3 रोटी खा सकता है। इसी प्रकार से कार्बन की क्षमता कितनी है, 4 बंध बना सकता है, लेकिन एकल परमाणु वाले से। जैसे ऑक्सीजन द्विपरमाणु, तो फिर द्विपरमाणु होते हैं, एक के अंदर ही 2 बॉन्ड समझ के चलो ऑक्सीजन के साथ, तो 2 ऑक्सीजन के साथ ये संयोग कर पाएगा, इसीलिए CO2 बनाता, देखो दोस्तों, है ना 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ ही संयोग कर पाएगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में CH4, यानी ये 4 बंध बना लेता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, एकल संयोजी। तो यानी अब इसके अंदर यहाँ क्या करेंगे, जैसे मान लो एक इसका जो बॉन्ड है, एक इसके साथ एक हाइड्रोजन इधर हो गया और इधर कुछ नहीं है, तो कुल मिला के 3 और 1 4, इस प्रकार से इसमें जुड़ते हैं। इसी प्रकार से एक बंद इससे बना लिया, एक बंद इस डंडी से बना लिया, कितने हो गए, 2 बंद तो हो गए। अब कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2। इस प्रकार से इसकी चेन चलती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर सीधा सीधा अगर इस प्रकार का डायग्राम भी बना दिया जाए दोस्तों, तो आराम से समझ में आ सकती है कि ये हाइड्रोकार्बन की चेन है। किसकी चेन है दोस्तों, ये हाइड्रोकार्बन की चेन। आप मार साहब ये कई चीज बता रहे हो, बिल्कुल आप साबुन के अंदर समझोगे दोस्तों, जब ये मैं शब्द प्रयोग में लूंगा ना, तो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर जो वसी अम्ल है दोस्तों, वो जो वसी अम्ल है वो किस रूप में रहेगा, यहाँ पर COOH किस रूप में रहेगा। हाँ, आपने समझा, आपने देखा C2H5 है ना, CH3COOH, CH3 ये जाना माना लिख देता हूं, चलो CH3COOH, ये है आपका एसिटिक एसिड। यानी COOH जो है वो जो एक सा फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, जो किसको दर्शाता है दोस्तों, अम्ल को दर्शाता है। जैसे अगर मैं CHO लिख दूं तो ये एल्डिहाइड है, क्या है दोस्तों, एल्डिहाइड। और इस प्रकार से यदि मैं बना दूं तो ये कीटोन है। इस प्रकार के साइंस में क्या होता है दोस्तों, आपके क्रियात्मक समूह होता है। तो ये अम्ल का क्रियात्मक समूह, समझ में आ गई बात। अगर मैं इस H की जगह पे R लगा दूं, अभी समझाऊंगा दोस्तों R क्या होता है। इस H की जगह में R लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एस्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनको क्या कहेंगे अपन, एस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसको एस्टर। अब R का मतलब समझो आप, R का मतलब, अभी R का मतलब ही क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। ओहो मार साहब क्या बात है कि, हाँ साहब, R का मतलब यहाँ क्या होगा, अपना हाइड्रोकार्बन समझना है। जैसे अगर मैं कह दूं कि R का मतलब क्या होगा, R3, यानी इसमें 3 कार्बन बनाने हैं। अगर 3 कार्बन बनेंगे दोस्तों, 1 2 और 3 कार्बन, ठीक है, इस प्रकार से चेन बनेगी। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे और 1 बंद 2 बंद, टोटल 4 बंद बनाएगा। 2 तो इससे पूरी होगी, 2 ये, और इधर भी ये 3 हाइड्रोजन से 1 इधर, 4 हो गई। यानी आप R3 लिखने पर इस कार्बन की, यानी हाइड्रोकार्बन की आप ऑटोमेटिक संरचना बना सकते हो। और इसको उन डंडियों के रूप में अगर दर्शाना चाहूं तो 1 2 और 3 कार्बन बनानी, 1 कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा, 1 कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। बात समझ में आएगी, 4 कार्बन हो जाएगी, 1 डंडी और जुड़ गई, यहाँ 4 कार्बन जुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। यानी R का मतलब यहाँ क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। क्या है दोस्तों, R का मतलब क्या हो गया, आपके हाइड्रोकार्बन। अब मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्या की, आपके क्लियर की दोस्तों, तो यहां से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों, वो साइंस के बच्चे भी बहुत तरीके से आप समझ जाओगे। एक शब्द आता है ध्रुवीय और दूसरा शब्द आता है अध्रुवीय। ध्रुवीय और अध्रुवीय कई बार आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा और आपने केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा होगा। ध्रुवीय और अध्रुवीय। अब आपका ध्रुवीय का मतलब क्या होगा, जैसे आपको अपना शरीर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ऊपर आपका सिर है, आप बायोलॉजी के हिसाब से बता रहा हूं पहले, नीचे क्या है दोस्तों, आपका पैर है। नीचे क्या है दोस्तों, आपके पैर है। यानी आप पहचान कर पा रहे हो कि आपके शरीर के 2 एंड है ना, यानी 2 सिरे हैं।
तो दो सिरे ही दोनों की आकृति क्या अलग है, यानी आप पहचान पा रहे हो कि नीचे पैर है, पैरों की आकृति अलग है और सिर की आकृति अलग है। जैसे ये पेन है दोस्तों, तो इसको भी मैं दो ध्रुव में बांट सकता हूं, यानी इसका देखो ये अलग वाला मुंह है, इसका अलग वाला। चुंबक होते हैं अपने दो ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, क्योंकि उसके उत्तर ध्रुव की प्रकृति अलग है और दक्षिणी ध्रुव की प्रकृति अलग है। अगर मान लो कोई ऐसी चीज हो कि मैं इस प्रकार से बना दूं, अब इसका ना तो इधर से कोई आकार प्रकार चेंज, ना कोई इधर आकार प्रकार चेंज, ना कोई इधर से, इसका बिल्कुल दोनों एंड, इसका पहला एंड और दूसरा एंड, ये दोनों ही क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे गुणों में, आकृति और हर चीज में, किसी प्रकार से अंतर नहीं कर पा रहे हो। तो ये क्या होंगे दोस्तों, इनके कोई ध्रुव नहीं है। जैसे आप पृथ्वी के अंदर भी देखते हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों में अंतर है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव हो गए दोस्तों, है ना, यानी दो चीजों पहचानने के अंदर, बात समझ में रहे मेरे हिसाब से। अब ये जो दो ध्रुव है ये क्या होंगे दोस्तों, अगर दो ध्रुव समान है तो ये कैसा होगा आपका अध्रुवी, और अगर दोनों ध्रुव अलग अलग है तो ये कैसा हो गया अध्रुव, सॉरी ध्रुवीय। अब आप समझो मार्क्स साहब को ही बता रहे हो, थोड़ा ध्रुव बताओ, बिल्कुल साफ बायोलॉजी के हिसाब से तो समझ में आ गया होगा। बायोलॉजी के हिसाब से, जैसे मछली है ध्रुव है, ध्रुव है, वो साफ ध्रुव है, मुंडो अलग, पूंछ अलग, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सत्य। अगर मैं बात करूं आपको यहाँ पर किसी आयन की, जैसे मान लो ये कोई आयन है, इस आयन इधर की तरफ तो है Na+ और इधर क्या है Cl-। हाँ साहब, एक तरफ तो धनायन है और एक तरफ ऋणायन है, यानी यो साहब ध्रुवीय है, बिल्कुल आपके समझ में आ गई दोस्तों। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके जल की बात, अगर जल ध्रुवीय है कि अध्रुवीय, कि बिल्कुल आप जल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह कराओ दोस्तों, तो विद्युत धारा का प्रवाह कराने पर अपन पढ़ चुके हैं, तो ये H आयन और OH- आयन में टूट जाता है। हाँ साहब, वो भी ध्रुवीय, यानी को एक भाग तो H+ को हो जाए, दूसरा भाग माइनस को हो जाए, दो ही अलग अलग। बात समझ में आ रही होगी। सामान्य रूप से अगर समझो तो जो आयनों के रूप में टूट रहा है वो क्या है, आयनों के रूप में, केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो जो आयनों के रूप में टूट रहा है वो कौन है, ध्रुवीय। और जिसमें आयन नहीं बन रहे, सहसंयोजक बंध बन रहे, आयन नहीं बन रहे हैं, सहसंयोजक बंध बन रहे, वो कैसा होगा, अध्रुवीय। अब आप मुझे बताओ कि अभी तुमने लिखा R, यानी हाइड्रोकार्बन, क्या है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन है, अब आप मुझे बताओ CH3 CH2 CH2, इस प्रकार से मैं इस श्रृंखला को चलाई जाऊं, कहीं पर आपको कुछ चेंज नजर आ रहा है क्या? इधर भी चीज वही है, इधर भी चीज वही है, और इसमें कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आ रहा है। और इसमें कहीं आपको प्लस और माइनस नजर नहीं आएगा, प्लस और माइनस नजर नहीं आएगा, यानी आयनों के अंदर आप ये नहीं टूटेगा, आयनों में टूटने का काम ही नहीं है। तो यानी जितने हाइड्रोकार्बन है ये सब के सब क्या है दोस्तों, अध्रुवीय है। क्या है दोस्तों, अध्रुवीय। ये जो हाइड्रोकार्बन लिख रहा हूं मैं, ये कैसा है दोस्तों, अध्रुवीय। और अध्रुवीय की जो प्रकृति होती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अध्रुवीय की जो प्रकृति होती है ना दोस्तों, ये कैसी होती है दोस्तों, वसा या तेल, है ना। एक ही बात होगी, यहाँ पर अपन बात करें साबुन के कॉन्सेप्ट में, वसा और तेल में क्या होंगे दोस्तों, घुलनशील होंगे। ओ साहब, बहुत गजब बात बता दी आप, बिल्कुल साहब, इतने डीपली बात कोई नहीं बताएगा आपको। घुलनशील, यानी जो ये क्या होंगे, वसा और तेल में कौन होंगे, घुलनशील होंगे दोस्तों। वसा और तेल में क्या होंगे, घुलनशील होंगे। आगे बात समझ में, वसा और तेल में कौन घुलनशील है, अध्रुवीय भाग, यानी हाइड्रोकार्बन का जो भाग होगा वो किससे जाकर अटैच होगा, जहां तेल होगी, वसा होगी, ध्यान रखना इस लाइन की बात। और अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग अगर मैं बात करूं यहां पर, अभी मैंने जैसे कहा कि COOH, है ना, यानी COOH, अभी मैंने एक सूत्र लिखा था CH3COOH। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो इसमें अगर इसको, इसके अंदर इसको तोड़ेंगे आयनों के रूप में, तो ये किस रूप में टूट जाएगा दोस्तों, CH3COO- और H+ के रूप में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, टूट जाएगा। H+ के रूप में क्या हो जाएगा दोस्तों, टूट जाएगा। आगे बात समझ में, यानी ये माइनस और ये प्लस है, क्या बन गया, आयन बन गया। आयन का मतलब ये कैसा है दोस्तों, ध्रुवीय है। और ध्रुवीय हमेशा, ध्रुवीय जो विलयन होते हैं या ध्रुवीय विलयन होते हैं, वो किसमें विलय होते, या ध्रुवीय विलय जो है वो किसके अंदर मिल जाते हैं, या किसके पास जाकर, या किससे उसका स्नेह रहता है, किसके पास जाकर बैठेंगे या किसमें मिलेंगे, ये मिलेंगे दोस्त में जल में। किसमें मिलेंगे दोस्तों, जल के अंदर मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये मैं कह रहा हूं आपको, आपके कहीं अटकोगे नहीं साबुन और अपमार्जक के अंदर। ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ना दोस्तों, ये पूरा कमाल, बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लेना, और एक झटके के अंदर भी साबुन और अपमार्जक ढंग से समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में,
अभी आप मिसल पढ़ोगे, अगर ये चीज नहीं आएगी तो आप मिसल ढंग से समझ नहीं पाओगे। तो मैंने क्या कहा, जो ध्रुवीय है यानी वो आयनों में टूटेगा और किसमें मिलेगा, जल में। और जो आयनों में नहीं टूटेगा बिल्कुल सीधा सीधा, वो कैसे है, अध्रुवीय है। और अध्रुवीय जो हाइड्रोकार्बन होंगे इसके अंदर, जो किसमें मिले होंगे दोस्तों, वसा और तेल में क्या होंगे दोस्तों, घुलनशील होंगे, यानी वसा और तेल के चारों तरफ जाके चिपक जाएंगे। और ये वाला भाग किस तरफ होगा, जल की ओर होगा। अब मेरे ख्याल से पाठ शुरू करते हैं दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए, वसा और अपमार्जक, सॉरी साबुन और अपमार्जक, यानी सोप एंड डिटर्जेंट। अब साबुन और अपमार्जक के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साबुन के बारे में। साबुन के बारे में पढ़ते हैं तो साहब बताओ, अम्ल, अभी आप बता रहे हो अम्ल अम्ल अम्ल, तो यानी अम्ल है कहीं है। अब बिल्कुल साहब, अगर साबुन की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान रखना है क्या है, लवण है। क्या है दोस्तों, लवण है। सबसे पहले आप लिख लीजिए, साबुन क्या है, एक प्रकार का दोस्त लवण है। साबुन एक प्रकार का क्या है दोस्तों, लवण है। ठीक है भाई, लवण है। तो सबसे पहले बताओ साहब, आप तो बताए जो लवण होता है वो अम्ल और क्षार से मिलकर बनाता है। ये लो साहब, ये अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। यहाँ अम्ल कौन होगा दोस्तों, वसीय अम्ल। कौन होगा दोस्तों, वसीय अम्ल। कौन होगा दोस्तों, वसीय अम्ल। और क्षार कौन होगा, देखो दो प्रकार के क्षार अभी मैंने बात की थी आपको, यानी साबुन बनाने के लिए एक तो वसीय अम्लों का प्रयोग किया जाएगा, यानी वसीय अम्लों के अंदर भी क्या होगा, उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल, यहाँ उच्च का मतलब क्या, गरीब अमीर है क्या साहब, नहीं साहब। यहाँ वसीय अम्लों के अंदर आर जो आएगा आपका, आर समझ गए ना, हाइड्रोकार्बन वाली सीरीज, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ उच्च वसीय अम्ल, यहीं पर लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। उच्च वसीय अम्ल, ये लो साहब उच्च, ठीक है। यानी अम्ल कौन सा है इसमें, उच्च वसीय अम्ल। उच्च वसीय अम्ल का मतलब बताओ, इसमें कार्बन की लंबी चौड़ी सीरीज होगी दोस्तों, यानी कार्बन 17, यानी C17 इतने लंबे ना, कार्बन 1 2 3 4 नहीं, कार्बन 17 15 इस प्रकार से, यानी लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी दोस्तों इसमें। यानी आर का मान बहुत उच्च होगा, आर का मान 15 16 17 इस प्रकार से होगा दोस्तों। और क्षार कौन होगा दोस्तों, इसके अंदर जो क्षार होगा वो NaOH, आप जानते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। आ गई बात समझ में, यानी दो चीजों से मिलकर बनेगा ये अम्ल और क्षार। सबसे पहले बात, आप साबुन क्या है दोस्तों, लवण है। लवण यानी अम्ल और क्षार, अम्ल के रूप में इसके अंदर क्या होगा, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल भी कैसे होंगे, उच्च वसीय अम्ल। अब मेरी समझ में आई, उच्च का मतलब क्या होगा, इसके अंदर जो आर होगा, यानी हाइड्रोकार्बन की जो सीरीज होगी उसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी, 16 17 इस प्रकार से होगी। और क्षार के रूप में कौन होगा दोस्तों, NaOH और KOH होगा दोस्तों। यानी अपन क्या लिख लेते हैं, अब इसकी अगर मैं आपको क्रिया करके बताऊं, या इसका मैं सूत्र आपको एक बार ऐसे बता देता हूं दोस्तों, साबुन की बात, तो यह टॉपिक आप केवल साबुन ही लगा लेना, अपमार्जक इसके बाद पढ़ते हैं, या थोड़ा थोड़ा बीच में बताते हुए जाएंगे। चलो साहब, ये साबुन है ना, सोप। अब जो साबुन का जो सूत्र दोस्तों, मेरे सब निर्माण करेंगे अपन। साबुन का जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, RCOONA, या फिर क्या होगा, RCOOK। ये कैसा साबुन है दोस्तों, ये कैसा साबुन है, अभी आपने पढ़ा है नहाने, सॉरी कपड़े धोने का साबुन, यानी कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, ठीक है साहब। और ये कैसा साबुन, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन, नहाने का साबुन। आगे बात समझ में, इस प्रकार का सूत्र है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अभी आप अम्ल की बात की थी साहब, अम्ल कौन सा है यहाँ पर, RCOOH, RCOOH। यहां से यहाँ क्या हुआ, H गायब हुआ दोस्तों, H गायब हुआ, और इस H के स्थान पर क्या आया, या तो सोडियम आया, या क्या आया, पोटेशियम, या तो सोडियम आया पोटेशियम। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे दोस्तों, कि साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के क्या है दोस्तों, या तो सोडियम या पोटेशियम के लवण है। बिल्कुल शानदार। अब साहब हमें परिभाषा बिल्कुल समझ में आ गई, तो आप लिखा दीजिए, लिखो साबुन। साबुन क्या है दोस्तों, साबुन, साबुन जो है ये क्या है, उच्च वसीय अम्ल। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। साबुन उच्च वसीय अम्लों, उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, सोडियम Na है ना, सोडियम, सोडियम यानी Na लिख देता हूँ, सोडियम या पोटेशियम के लवण है, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम है ना, पोटेशियम, ये लो पोटेशियम यानी के पोटेशियम के लवण है। आगे बात, साबुन बनता कैसे है, एक जनरली आपको याद करने के लिए, यहाँ पर जो वसीय अम्ल है दोस्तों, वसीय अम्ल कौन है, अभी बात की कि अम्ल और क्षार, वसीय अम्ल मिल रहे हैं। वसीय अम्ल का मतलब क्या हो गया, RCOOH, अभी बताया मैंने आपको। और इसके अंदर आप किसकी क्रिया करा रहे हो दोस्तों, NaOH, या फिर किसकी करा रहे हो दोस्तों, KOH। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, आप सुनना, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, H उड़ाएंगे इसको, ये जो H है यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, H उड़ेगा, यहाँ OH उड़ जाएगा दोस्तों, ठीक है, इनका OH क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ जाएगा। अब RCOO हो गया दोस्तों, RCOO, ठीक है, यानी इसका H उड़ गया, इसका OH उड़ गया, यानी जल के रूप में HOH, ये जल के रूप में हट जाता है, ठीक है ना। और ये बचा RCOO, ये लो साहब RCOO। अगर ये मान लो Na से बना, सोडियम का लवण बना तो इस प्रकार से बन जाएगा, या फिर पोटेशियम का लवण बना तो किस प्रकार का बन जाएगा, RCOO। आप जानते हो ये किसके रूप में आता है दोस्तों, कपड़े धोने में,
कपड़े धोने, ये लो साहब कपड़े धोने। और ये कौन सा है दोस्तों, नहाने। कौन सा दोस्तों, नहाने। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये आर, आर जो है ये आर क्या है, आर क्या है दोस्तों, आर अपन जानते हैं कि आर क्या है, लंबी हाइड्रोकार्बन, यानी अपन बात करते लंबी छोड़ देते या लिख देते हाइड्रोकार्बन, क्या हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। और इसको किस प्रकार से बताएंगे दोस्तों, इस प्रकार से अपन इसको बताएंगे, हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला को इस प्रकार से बताएंगे। मेरे हिसाब से आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी, मार्ट साहब ने शुरू में माथापुड़ी क्यों की है, 5-7 मिनट है ना। अब अपन बात करते हैं दोस्तों आर। अब यहाँ पर जो आर होगा दोस्तों, आर को या वसी अम्ल की बात कर लेते हैं अपन, अभी आर भी समझ में आ जाएगा, वसी अम्ल है ना। वसी अम्ल कौन कौन से होंगे दोस्तों, वसी अम्ल सबसे पहली बात जो आपका ये वसी अम्ल कहां से मिलेगा, आपको तेल से मिलेगा। कहां से मिलेगा, तेल वसा से मिलेगा, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि वसी अम्ल किसका हिस्सा है दोस्तों, तेल या वसा का हिस्सा है। तो तेल और वसा कौन सी काम में लेंगे दोस्तों, खाद्य तेल है ना। तो यहाँ पर वसी अम्ल होंगे दोस्तों, 3 प्रकार के वसी अम्ल काम लेते हैं। कौन सा अम्ल काम लेते हैं दोस्तों, हाँ पहला दोस्तों स्टीरिक अम्ल, स्टीरिक अम्ल। कौन सा दोस्तों, स्टीरिक अम्ल। कौन सा अम्ल दोस्तों, स्टीरिक अम्ल। और दूसरा कौन सा दोस्तों, पोमेटिक अम्ल, पोमेटिक अम्ल। कौन सा दोस्तों, पोमेटिक अम्ल। और तीसरा कौन सा दोस्तों, ओलिक अम्ल, ये है ओलिक एसिड, ओलिक अम्ल। अब इनको याद करने का तरीका देखना दोस्तों, मैंने कहा आपको उच्च वसी अम्ल है, यानी आपको इतना तो याद रखना होगा कि यार उच्च वसी अम्ल यानी 12-13 के ऊपर की बात ही की जा रही, कार्बन 12-13 के ऊपर की बात। अब यहाँ देखो सुनो दोस्तों, स्टीयरिक अम्ल जो है दोस्तों, उसका सूत्र आप यहाँ क्या लिखेंगे, स्टी का मतलब क्या हो गया, 17, आप समझ लेना, स्टीरिक का मतलब 17 है ना, C17, स्टीरिक 17, और 17 का डबल करो 34, हाइड्रोजन आएगा कितना आ जाएगा, और 17 में डबल करके 1 जोड़ दो, ये लो साहब 35। आ गई बात समझ में, C17H35, C17H35। और अम्ल है तो इसके पीछे अपन ने बात की थी, कौन सा अम्ल है यहाँ पर, COOH। कौन सा अम्ल है दोस्तों, COOH। अब इसके बाद में बात करते हैं पोमेटिक अम्ल। ओ साहब पोमेटिक यानी 15, हाँ साहब, स्टेरिक 17 और पोमेटिक 15, ओ लो साहब 15, और हाइड्रोजन को साहब और डबल कर दो, डबल में 1 जोड़ दो, यानी 15 दूनी 30 और 31 आ गया मुझे साहब। और अम्ल को मतलब कही हो गया COOH, ओ आनंद आ गया साहब। अच्छा ओलिक को मतलब कही हो साहब, यहाँ ओलिक याद करना C17 ही है। ओ मार साहब बेटा तो चूक गया, अरे कहीं ना चूक गया साहब। अटे देखो ओलिक का मतलब अटक है आपने, है ना, उत्तरी को मतलब खतरो, समूह पहले याद रहा, आमिर खान के उत्तरी, यानी ओलिक मुंह याद रखियो, उत्तरी मतलब खतरो, यानी ऊपर का नियम भी टूट जाएगा। और खतरा कहाँ होता है, अपन बोलते थे 17 पे खतरा, तो यानी यहाँ पर भी 17 ही है। और इसका अपन करते हैं डबल, और डबल में 1 जोड़ते 17 और 35। लेकिन दोस्तों इसका सूत्र समान हो जाएगा, फिर तो यहाँ आ गया ओ तेरी, यानी काम गड़बड़ है, खतरा है, यानी इसमें क्या होगा, आपने क्या किया यहाँ पर डबल करके 1 जोड़ा। और इसके अंदर उल्टा केस है, इसके अंदर क्या केस है दोस्तों, डबल करो 17 दूनी 34 और उसमें से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 33, यानी क्या हो जाएगा C17H33 COOH। आगे बात समझ में नहीं आई, मेरे ख्याल से समझ में बढ़िया तरीके से आई होगी आपको। एक बार है ना दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि वसी अम्लों के अंदर कौन से अम्ल काम में लिए जाते हैं, तो इस प्रकार के अम्ल। अब आपको यहाँ एक बार देखिए कि ये C17H35, अगर मैं इसको R लिखूं, है ना, C17H35 को मैं R को डिनोट कर सकता हूं, तो ये RCOOH हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, सारे के सारे। अब अगर R की बात करूं तो R में कार्बन 17 और H35 लगा दो, तो ये हाइड्रोकार्बन अगर मैं इसको जोड़ दूं, यानी इसको टोटल C17H35, ये वाली जो C कार्बन और हाइड्रोजन वाली श्रृंखला ना दोस्तों, इन सबको अपन ने क्या कहा है, सोल्ट के रूप में R कहा है। आगे बात समझ में, और पीछे COOH फंक्शनल ग्रुप लगाया हुआ है। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। बात की थी वही मैंने लिखा है कि साबुन का संगठन, भाई साबुन आप जानते हो कि उसका सूत्र क्या होगा, यदि कपड़े धोने की होगी तो RCOO, और नहाने वाली में क्या होगा दोस्तों, RCOO के मतलब यहाँ पोटेशियम है, ठीक है। और अध्रुवीय भाग और ध्रुवीय भाग, 2 भागों में अपन ने उसको बांटा था, ठीक है। ध्रुवीय भाग अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप खुद देखिए RCOO, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ RCOO, अगर मैं इसको तोड़ता हूं देखो दोस्तों, तो ये तो R है, अलग ही टूट गया, इसका तो कोई आयन वाइन बनेगा नहीं। लेकिन ये जो भाग है ये है क्या दोस्तों, COO माइनस और Na+, आप जानते हो अच्छी तरीके से। आगे बात समझ में दोस्तों, यानी ये वाला भाग है आयनिक वाला, और आयनिक यानी मोड़सा ध्रुवीय, यहाँ तो एक तरफ सिर और एक तरफ पैर है, बिल्कुल सही बात है, यानी ये कौन सा ध्रुवीय। और आप सब जानते हो ध्रुवीय मतलब जल में घुलनशील, और इसमें कोई ध्रुव नहीं है दोस्तों R वाले भाग में, जिसको आप इस प्रकार से दर्शाओगे, है ना, ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या है दोस्तों, अध्रुवीय भाग। और अध्रुवीय भाग है यानी किसमें घुलनशील होगा दोस्तों, वसा में होगा, लेकिन जल का विरोधी होगा,
ठीक है ना। तेल और वसा आप जानते हो अच्छी तरीके से, आप भी जानते हो तेल और वसा पानी में नहीं घुलती है। चलिए अब इसको मैंने लिख दिया है, वैसे सारी चीज समझा दी थी, फिर भी लिख देता हूँ भैया। अध्रुवीय भाग है ना, अध्रुवीय भाग को अगर आप तरीके से भी लिखना चाहे तो यहाँ पर अध्रुवीय भाग को आप इस तरीके से लिख सकते हो, यूं दर्शा सकते हो ना, और यहाँ आगे लिख सकते हो हाइड्रोकार्बन। ये लो साहब हाइड्रोकार्बन ना, हाइड्रोकार्बन है, ये लो साहब हाइड्रोकार्बन। ठीक है दोस्तों, वसा में विलयशील, हाँ और इसे क्या, ये कौन है, वसा में विलयशील होगा और वसा नहीं होगा। इंग्लिश में कहें तो लिपोफिलिक और जल विरोधी भाग है ये, क्योंकि वसा में है तो जल का विरोधी होगा, या जल में बोलेगा ही नहीं। हाइड्रोफोबिक, जहां दोस्तों फोबिया आ जाता है, फोबिया मतलब डर है ना, यानी उसका विरोधी है वो। तो यहाँ हाइड्रो मतलब जल है और फोबिक यानी यहाँ पर इसका विरोधी है। और यहाँ फिलिक का मतलब दोस्त है ना, किसका दोस्त है, लिपो, लिपो मतलब होता है वसा, लिपिड को कहते हैं ना वसा। अब ये है ध्रुवीय भाग होगा, जल में विलयशील होगा, तो जल में विलयशील यानी जलरागी या जल स्नेही भी होगा, जल स्नेही है ना, इनको सारे नाम एक जैसे ही। हाइड्रोफिलिक इनको इंग्लिश में कहेंगे, और ये क्योंकि वसा विरोधी होगा तो लिपोफोबिक हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट ले दोस्तों और नीचे लिख दिया, देखो इस प्रकार से अपन दर्शाएंगे, इस प्रकार से यूं यूं जिगजैग मोशन है, ये सब हाइड्रोकार्बन में जल विरोधी सिरा है, और ये जो आपका होगा ये जल स्नेही सिरा होगा, क्योंकि आयनिक भाग है। समझ में आ गए दोस्तों। और इसका एंड पॉइंट कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, सोडियम, जहां सोडियम दिख जाए वो आपको आयनिक भाग है, जल स्नेही भाग है। आगे बात में छापो इसको दोस्तों पढ़ रहे अपन साबुन का निर्माण। अभी अभी आपको बताया मैंने कि साबुन का जो निर्माण होता है दोस्तों खाद्य तेल से होता है। किससे होता है दोस्तों, खाद्य तेल। खाद्य तेल में कौन कौन सा ले सकते हैं अपन, जैसे उदाहरण ले रहा हूं दोस्तों सोयाबीन, ये लो साहब सोयाबीन। और दूसरा तेल कौन सा ले सकते हो आप, मूंगफली, मूंगफली, यानी खाद्य तेल जितने भी होंगे दोस्तों ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं। इसके अलावा आप तिल भी ले सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी ले सकते हो, खाद्य तेल ले सकते हो, यानी आपका इसके अंदर क्या होगा, खाद्य तेल से बनाया जाता है। ठीक है, खाद्य तेल से बनाया जाता है, खाद्य तेल से बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल साहब खाद्य तेल से बनाया जाता है। अब आगे क्या बात है साहब, साबुन का निर्माण, जैसे कि मैंने बताया कि ये लवण है, यानी वसीय अम्ल, और इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों आपके वसीय अम्ल, और क्या आएगा दोस्तों, क्षार आएगा। ठीक है, तो यहां मैं एक लिख रहा हूं दोस्तों, जो तेल है, तेल या वसा, और इसकी क्रिया किससे करवा देनी है दोस्तों, आपके तेल या वसा की क्रिया किससे करवा देनी है, आपकी सॉरी NaOH, NaOH, या फिर किससे करवा देनी है दोस्तों, KOH से करवा देनी है। तो यहाँ पर क्या क्रिया होगी, तेल और वसा, इससे किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, साबुन। किससे निर्माण हो जाएगा दोस्तों, साबुन प्लस किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लिसरॉल। किसका निर्माण हो जाएगा दोस्तों, ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप तेल और वसा में आप क्षार डालोगे, NaOH या KOH, आपको बिल्कुल बार बार बताने की जरूरत नहीं क्यों डाल रहे हैं ना, और इससे साबुन और ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इस ग्लिसरॉल को हटाना रहता है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि साबुन बनानी है अपने को। तो ग्लिसरॉल को कैसे हटाएंगे दोस्तों, NaCl द्वारा हटाया जाता है ना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, नमक है ना, नमक द्वारा क्या है, नमक डाल के नमक का इसका सांद्र घोल बना दिया जाता है, जिसमें खूब सारा नमक डाल दिया जाता है दोस्तों, उसकी लेयर बनके उस ग्लिसरॉल को हटा दिया जाता है ना, ग्लिसरॉल NaCl द्वारा हटाया जाता है, हटाया जाता है। यानी इसमें नमक वमक डाल के आराम से क्या किया जाता है दोस्तों, इसको छान लिया जाता है ना, लिक्विड वो थोड़ा सा गड़ा गड़ा गोद रहता है उसमें। अच्छा, ये जब तक क्या होता है दोस्तों, कोलाइडल अवस्था में रहता है। ये जो साबुन है अभी जो साबुन जमने से पहले, जमने से पहले किस रूप में रहता है, कोलाइडी अवस्था में, कोलाइडी अवस्था में रहता है, कोलाइडी अवस्था में दोस्तों, कोलाइडी अवस्था में रहता है। ये ध्यान रखना, पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, कोलाइडी अवस्था। कोलाइडी मतलब समझ गए ना, आपको रक्त को भी कोलाइडी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि प्लाज्मा उसमें जल के रूप में, और उसके अंदर जो कोशिका थी दोस्तों, वो जो है ना कोशिका थी, वो सॉरी जो उसकी प्लेटलेट्स वगैरह RBC WBC वो कोशिका काम कर रहे थे। समझ में आ गई ना आपको, कोलाइडल यानी जल के अंदर कुछ कोशिकाएं तैरती रहती, उससे कहते हैं कोलाइडल अवस्था। तो जमने से पहले किस अवस्था में रहता है दोस्तों, साबुन कोलाइड अवस्था में। फिर ग्लिसरॉल को किससे हटा दिया जाता है दोस्तों, NaCl द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या है, मैं आपको एक समीकरण लिखा देता हूं दोस्तों कि किस प्रकार से इसको बनता है। देखो ये क्या है, CH2COOR, CH2 क्या है दोस्तों, COOR, और दूसरा क्या है CHOR, CHCOOR, फिर वापस क्या है CH2COOR। ये क्या है आपके दोस्तों, ये है तेल या वसा, तेल या वसा, क्या दोस्तों, तेल या वसा। अब ये देखो CH2COOR, R मतलब वही C17 लेंगे तो H35 हो जाएगा है ना, 15 लेंगे तो 31 हो जाएगा, या R की जगह वो सेट करना आपको, तेल या वसा। इसकी क्रिया मान लो मैं देखो केवल NaOH से करवा रहा हूँ ना, KOH से भी करवा सकते हैं, NaOH से भी करवा सकते हैं। तो 3 कार्बन है,
तो इस ये 3R है, इनको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, 3NaOH से क्या करा दूंगा दोस्तों, क्रिया करवा दूंगा। 3NaOH से क्या करवा देंगे दोस्तों, इसकी क्रिया करवा देंगे। देखो होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पर अपने को बनाना क्या है, अपने को क्या बनाना है, RCOONA, यानी आपका यहां से Na काम का है अपना, थोड़ा इस प्रकार से समझो इसको, Na काम का है ये, ठीक, और इसके अलावा क्या काम का, RCOO, यानी RCOO ये ना COR या कह दो या पहले लगा दो RCOO, ठीक है, ये काम का है, ये अपने काम का नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, CH2CH है ना, बाकी यही बचे ना, और नीचे आ गया CH2 है ना। अब आपको इसमें भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, मैं देना लेना वाला काम होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो ये जो 3 OH है, क्योंकि 3 आगे लगा हुआ ना, 3 OH इनसे जोड़ देंगे दोस्तों, 3 OH क्या कर देंगे दोस्तों, इनसे जोड़ देंगे। ये लो साहब, ये इसको क्या कर दिया आपने, 3 OH जोड़ दिया। ओ मार साहब बड़ियों खई, ओ बड़ियों साहब आपको ग्लिसरॉल, या जो बात करें आप यो खई है साहब, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल, ये है साहब ग्लिसरॉल। आ गई बात समझ में। अब इस ग्लिसरॉल के साथ में क्या बन रहा है दोस्तों, अब क्या बचा, COR बच गया और इधर Na बच गया, तो यानी 3 अणु किसके बन गए दोस्तों, ये लो साहब 3 अणु RCOONA के बन गए दोस्तों, RCOONA, भाई Na यहां से आ गया, COR यही है, पहले इसको R लिख दो तो भी कोई दिक्कत, RCOO और पीछे क्या जुड़ जाएगा दोस्तों, इसमें Na जुड़ जाएगा, और कितने अणु बन गए दोस्तों, ये बन गए। तो यानी ये क्या है दोस्तों, साबुन है, ये क्या है दोस्तों, इसको क्या लिख दूं मैं, ये कौन है साहब, ये है साबुन अपनी, क्या है दोस्तों, साबुन है। आ गई बात समझ में। अब आप मुझे बताइए, मैंने अभी आपको कहा था कि ये COR क्या है, एक प्रकार का एस्टर है, क्या है दोस्तों, एस्टर। अब यानी कितने एस्टर जुड़े इस समय, 3 एस्टर, COR है ना, ये एक मिनट यहाँ पर COR ठीक है, COR लिखना ना, ये COR, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी शक्तिमान और साहब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो कितने COR है, 3, यानी ये क्या है साहब, ट्राई एस्टर है। किसके ट्राई एस्टर है साहब, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर, क्योंकि इससे किसका निर्माण हो दोस्तों, ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर का निर्माण। तो यानी अपन लिखेंगे ग्लिसरॉल के क्या है, ये ट्राई एस्टर भी है, ठीक है। एक दोस्तों इसको छापो साबुन के निर्माण को, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। अब दोस्तों अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सोप, यानी साबुन के प्रकार। अब देखो साबुन कितने प्रकार के हो, साबुन भी प्रकार का हो, बिल्कुल आप देखो बड़ा आराम से, पारदर्शी साबुन है, कोई डडी बड़ावा जो वाला साबुन है ना, साबुन मतलब वही झाग या, ठीक है। अब इनमें क्या क्या दोस्तों, पारदर्शी साबुन, पारदर्शी साबुन भाई सबसे पहले तो साबुन ही बनेगी RCOONA, उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो साहब, ग्लिसरीन, क्या मिला रहे हो आप साहब, ग्लिसरीन, क्या मिला रहे हो दोस्त आपको, ग्लिसरीन, और आपके इसमें मिला रहे हो इथेनॉल, क्या मिला रहे हो दोस्तों, इथेनॉल, एथेनॉल है ना, एथेनॉल, एथेनॉल मतलब दारू, C2H5OH, ये एथेनॉल है दोस्तों, एल्कोहल होता है, ये जो एल्कोहल है ये मिला दिया जाता है, ये क्या बन जाता है आपका, पारदर्शी साबुन बन जाता है दोस्तों। अब आपकी जो सेविंग बनाने वाली साबुन है दोस्तों, अब उसमें क्या होता है, देखो ये साबुन, इस साबुन के अंदर क्या होता है, सेविंग बनाने वाली जो साबुन है दोस्तों, वो क्या होती है आप जानते हो कि 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है साबुन बनाने में। एक तो वो क्या होनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए दोस्तों ना, भाई डाटी बनाते बनाते आपने लगा दी और सूख जाए, तो नहीं सूखे लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, ग्लिसरॉल, क्या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है ना, एक ही बात है, यानी ये सूखने से बचाने के लिए, इसके अंदर अलग पेन से लिख देता हूं मैं दोस्तों, सूखने से बचाने के लिए, 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 ठीक है। क्या मिलाया जाता है दोस्तों, आपका ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें मिलाया जाता है दोस्तों रोजिन, क्या मिलाया जाता है साहब, रोजिन, कौन सा जिन मिलाया जाता है, रोजिन। अब दूसरा साहब आपको मस्त मस्त जाग आना चाहिए, यानी जाग के लिए रोजिन क्या मिलाया जाता है दोस्तों, जाग के लिए, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, जाग के लिए। यानी इसका एक उदाहरण दोस्तों रोजिन का, एक रोजिन का उदाहरण मैं लिखा देता हूं, खूब सारे प्रकार के रोजिन होते हैं, सोडियम रोजिनेट, क्या है दोस्तों, सोडियम रोजिनेट, इसका एक एग्जांपल है दोस्तों, सोडियम रोजिनेट। आ गई बात समझ में। यानी आपको डाटी बनाने वाले में क्या क्या चाहिए, तो सूखने से बचने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है दोस्तों, और जाग के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, रोजिन, है ना। रोजिन एक प्रकार का क्या दोस्तों, रोजिन गोंद है, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, गोंद है ना, गूंद है, गूंद, चपका बाड़ो गूंद, इनमें जाग आओ बढ़िया मस्त मस्त। तो एक नाम है सोडियम रोजिनेट, इसका एक एग्जांपल है दोस्तों, है ना, ये जो जिस रूप नाम से पदार्थ मिलता है वो सोडियम रोजिनेट नाम से मिलता है। अब इसके अंदर दोस्तों आपका जीवाणुरोधी साबुन है, जीवाणुरोधी साबुन में क्या आप कभी देखते होंगे, आप डॉक्टर के पास गए होंगे दोस्तों कि आपके कभी मान लो आपके दांत वाद हो जाए,
या चमड़ी में किसी न किसी प्रकार की एलर्जी यानी चर्म रोग है, विशेषकर ये किसमें काम में लिया जाता है दोस्तों, चर्म रोग में। चर्म रोग के अंदर या कोई इन्फेक्शन वगैरह आपके शरीर में हो जाए यानी स्किन से संबंधी कोई भी हो जाए तो डॉक्टर क्या करता है, एक साबुन देता है कि ये डॉक्टरी साबुन है, मेडिकल साबुन है, आपको इसी से नहाना है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसी से ही नहाना है। तो इसके अंदर होता क्या दोस्तों, साबुन में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, साबुन में बाईथायानोल क्या मिलाया जाता है दोस्तों, बाईथायानोल, बाईथायानोल मिलाया जाता है। समझ में आ गई ना, ये एग्जामों में कई बार पूछा गया दोस्तों, ये क्या क्या मिलाया जाता है, रोजिन के बारे में और बाईथायानोल के बारे में काफी पूछा जाता है। थायानोल या थायोनेल भी कह सकते हैं, चलो सही लिख लेते हैं इसको, थायोनेल है ना, थायोनेल, ठीक है, बायोथाइन थायानेल, कई जगह नोल भी लिखा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको तो याद रहना चाहिए। अब इसके बाद में धुलाई वाला जो साबुन है साहब, धुलाई वाले साबुन में क्या होता है दोस्तों, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, सोडियम रोजिनेट यानी साबुन के अंदर सोडियम रोजिनेट है ना, रोजिनेट का मतलब आपको जाग आ जाएगा, सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट है ना, सोडियम सिलिकेट यानी वो क्रैक नहीं हो इसके लिए सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है, यानी साबुन क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आपकी टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है, बोरेक्स मिलाया जाता है दोस्तों, सुहागा, बोरेक्स, बोरेक्स, और एक मिलाया जाता है धोने का सोडा, ये तो जरूरी है, सोडियम कार्बोनेट, आप सब जानते हो। अब इसके अलावा तैरने वाला साबुन, तैरने वाला साबुन क्या होता है दोस्तों, जो पानी से हल्का होगा वो पानी पे तैरता है, यानी पानी से हल्का कौन है दोस्तों, हवा भर दो इसके अंदर, सही कह रहा हूं मैं दोस्तों, इसके अंदर क्या भर दी जाती है, वायु के छोटे छोटे बुलबुले भर दिए जाते हैं दोस्तों। साबुन, साबुन जमने से पहले, साबुन जमने से पहले, साबुन जमने से पहले इसमें वायु के बुलबुले भर दिए जाते हैं, वायु के बुलबुले, वायु के बुलबुले भर दिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा मैटर लेके आया हूं, देखो ज्यादातर के एनसीईआरटी से पूछते हैं, तो 10th में भी ये पार्ट है, 10th में तो बहुत लुच्चू पुच्चू छोटा मोटा का पार्ट है दोस्तों, 12th में भी ये टॉपिक है, उससे भी ऊपर की चीज मैं यहाँ से लेके आया हूँ जहां से आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चन बाहर जाएगा नहीं, साबुन और है ना, बड़ी मेहनत करके बढ़िया तरीके से नोट्स आपके बनवाए जा रहे हैं, ध्यान रख लेना। अब है आपका क्रियाशील साबुन, ये क्या ज्यादा ज्यादा क्या होगा, क्रियाशील होगा, क्या होगा दोस्तों, ज्यादा क्रियाशील होगा। इस साबुन में क्या मिला दिया जाता है दोस्तों, बिल्डर मिला दिया जाता है, क्या मिला दिया, एक एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, साबुन प्लस बिल्डर, ये बिल्डर, इस बिल्डर में क्या क्या होता है दोस्तों, क्या होगा, बारीक रेत जिसे कहते हैं झामक चूर्ण, ये लो साहब झामक चूर्ण यानी बारीक रेत, बारीक रेत। इसके अलावा इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, Na2CO3 और Na3PO4, इसका नाम क्या है, ट्राइसोडियम, ट्राइसोडियम फास्फेट, ट्राइसोडियम फास्फेट, ट्राइसोडियम फास्फेट, ये लो साहब, ये हो गई आपकी साबुन। वो सारी और भी होती है दोस्तों ना, ये कोई सही नहीं है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जहां एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वो आपकी साबुन मैंने क्या कर दी यहाँ पर लिखा दी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका एक बार, फिर आगे की ओर चलते हैं अपन। अगला जो है आपके साबुन की कमियां, और साबुन की कमियां, हाँ आपका जो कठोर जल होता है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है दोस्तों, कठोर जो जल है, कठोर जल में ये कम क्रियाशील होगा, कठोर जल में क्या होगा दोस्तों, कम क्रियाशील, कम क्रियाशील है ना, कठोर जल में क्या होगा दोस्तों, कम क्रियाशील होगा। कैसे कम क्रियाशील होगा, और वही देखो है ना आपको, इन फाड़ी या जमीन में कोई जगह हार्ड फाड़ी हो ना, कठोर जल, हाँ वही हार्ड फाड़ी, उमा आप देखते हो मेरा साबुन आप जागी ना हो साहब, वही कठोर जल है, जिसमें जाग ना रही हो, जो मेल डंगू साफ निकर पा रही हो, वही कहिए दोस्तों आपको कठोर जल है। उस जो कठोर जल में क्या होता है दोस्तों, इस कठोर जल में क्या है, कम क्रियाशील होता है दोस्तों साबुन। अब इस कठोर जल के अंदर होता क्या दोस्तों, कठोर जल, कठोर जो जल होते हैं उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम, या हिंदी में लिख देता हूं मैं इसको कैल्शियम, कैल्शियम है ना, कैल्शियम, जिससे आप क्या कहते हो, कैल्शियम आयन को Ca+2, कैल्शियम या कैल्शियम व मैग्नीशियम दोनों है ना, मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम Mg है ना, ये लो साहब Mg है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या हो दोस्तों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक, सल्फेट, ये याद करना पूछा जाता है दोस्तों, सल्फेट या है ना, या क्लोराइड लवण, या क्लोराइड, क्लोराइड लवण होते हैं। हाँ कठोर जल में क्या होता है दोस्तों, कठोर जल में कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट या क्लोराइड लवण होते हैं।
अब ये क्या काम करते हैं साहब, यानी सबसे पहले समझो कैल्शियम, इतना मैंने लिखा बाइकार्बोनेट, ये साहब ये क्या है आप समझा दो, यानी कैल्शियम के साथ दोस्तों खुद नहीं बाइकार्बोनेट आ जाए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अगर सल्फेट आ गया तो कैल्शियम सल्फेट, और क्लोराइड आ गया तो कैल्शियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट आ गया तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सबके सब क्या दोस्तों लवण है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई। अब अपन इसकी क्या दोस्तों, इसकी अपन क्रियाशील करवाते हैं। देखो यहां अपन जानते हैं कि साबुन क्या है, RCOO है, ठीक है साहब, ये है RCOO ने क्या दोस्तों साबुन है साहब। अब इस साबुन के साथ क्या होगा, साबुन आपने चलाई और किसमें चलाई, कठोर जल में। कठोर जल के अंदर क्या है दोस्तों, आपके मैग्नीशियम या कैल्शियम के आयन है साहब, बिल्कुल साहब समझ में आ रही है। कैल्शियम और क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम क्या क्या है दोस्तों, आयन है। चलो ठीक है। अब ये जो आयन होते हैं ये क्या करते हैं, उस साबुन की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, यानी साबुन को क्या कर देते हैं, चोक कर देते हैं। साबुन का जो वो सिस्टम है ना उसको क्या कर देते हैं दोस्तों, फेल कर देते हैं, है ना, यानी सिस्टम फाड़ दिया इसने। अब हुआ क्या, देखो देखो दोस्तों, अब यहाँ होगा क्या, अब आप देखते हो कि यहाँ ये जो सिरा है, ये जो प्लस माइनस वाला सिरा है, ये जल से जुड़ा हुआ जुड़ है, और ये जो R है हाइड्रोकार्बन, ये आपके तेल और वसा से जुड़ेगी। लेकिन यहाँ कठोर जल के कारण क्या होता है, इस सोडियम को ये दोनों लात मार के हटा देते हैं दोस्तों। अब इनकी जगह आके ये बैठ जाते हैं, यानी ये क्या होगा दोस्तों, RCOO, क्योंकि इनकी दो संयोजकता होती है इसलिए इनकी ब्रैकेट में अपन क्या कर देते हैं, दो लगा देते हैं, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, कोई भी जुड़ेगा दोस्तों, या तो मैग्नीशियम जुड़ेगा या कैल्शियम जुड़ेगा, हो सकता है दोनों जुड़ जाए, दोनों ही होते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद में होगा क्या, और ये क्या कर देता है, यहां से सोडियम को क्या कर देता है दोस्तों, बाहर निकाल देते हैं। सोडियम को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसकी आप दो ले लीजिए तो फिर ये दो रूप में बाहर निकल जाएगा। आ गई बात समझ में, यानी ये जो बना ये कैसा है दोस्तों, अविलेय, क्या है दोस्तों, अविलेय, अविलेय श्वेत अवक्षेप बन गया दोस्तों। श्वेत अवक्षेप यानी ये जम के क्या बैठ जाएगा दोस्तों, नीचे बैठ जाएगा, यानी वो पानी में आराम से साबुन को घुल नहीं देगा, जाग लाने नहीं देगा। अगर RCOO होगी तो साबुन है, अब तो ये साबुन रही नहीं दोस्तों, साबुन में जाग ही कहां से आएगा, समझ में आ गई ना, श्वेत अवक्षेप बन जाएगा दोस्तों, है ना। ये पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना, अविलेय श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है साबुन की, याद रखना, साबुन की अच्छी चीज क्या है, याद रखना, साबुन और अपमार्जक में ये बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। साबुन, साबुन क्या है दोस्तों, साबुन प्रदूषण नहीं फैलाती है, साबुन प्रदूषण नहीं फैलाती है, नहीं फैलाती है। और साबुन क्या है, जैव निम्नीकरण है, क्या है साबुन, साबुन जैव निम्नीकरण है, साबुन जैव निम्नीकरण, है ना, निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण है दोस्तों साबुन। साबुन क्या है दोस्तों, जैव निम्नीकरण है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जो साबुन होती है उसका जो अवक्षेप अगर पानी वगैरह में भी जाएंगे ना दोस्तों, पानी वगैरह में जो जाते हैं उसमें भी क्या होता है कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के वो क्या कर दिया जाता है, उनको समाप्त कर दिया जाता है, यानी उनका कोई अवशेष नहीं बचता, इसलिए कहते हैं जैव निम्नीकरण, यानी जीवों के द्वारा इनको तोड़ के क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, और किसी प्रकार का इनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ये आपके प्रदूषण भी नहीं फैलाएंगे दोस्तों। यानी ये किसी प्रकार से अगर पानी में भी चला गया, जलाशयों में चला गया, तो ये किसी प्रकार से आपका कोई प्रदूषण नहीं फैलाएगा। लेकिन अपमार्जक, अपमार्जक भले अच्छा साफ करते हो, लेकिन अपमार्जक यानी डिटर्जेंट यदि पानी जलाशयों में गया दोस्तों, तो वहां उसका जैव निम्नीकरण नहीं होगा, जीवों द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाएगा, जिसके कारण वो क्या फैलाता है दोस्तों, प्रदूषण फैलाता है। आगे बात समझ में नहीं, मेरे ख्याल से समझ में आएगी, छापो इसको। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की आवश्यकता है। मिश्रण निर्माण और साबुन से शोधन की विक्रिया है क्या, अभी आपको मैंने स्टार्ट में बताई ना, वो सब कुछ मेन जड़ जो चीज थी, आत्मा थी पूरे पार्ट की, वो शुरू के 10 मिनट थी, वो समझ में आ गई, यानी सब समझ में आ गई। अब आपको क्या करना, जैसे मान लो ये दोस्तों क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई क्या है, तेल और वसा का कोई कणा, आपके जो कपड़ा आप धोते हो उस पर क्या हो गई, तेल और वसा जम गई, या किसी भी प्रकार की गंदगी जम गई दोस्तों। आपको पता है केवल धूल मिट्टी तो आके वो चिपकेगी नहीं, उसको तो आप झाड़ को भी साफ कर सकते हो, पानी से भी साफ हो जाएगी, लेकिन आपके कपड़ों पर जो दाग रहते हैं, वो क्या, आपके शरीर से तेल निकलता है और उससे मिट्टी चिपक गई, तो वहां पर तेल या वसा, या आपके सिर से तेल निकला, बालों से तेल या गंदगी वगैरह, कुल मिला के वहां वसा या तेल के साथ में धूल मिट्टी चिपकेगी, तभी वो आपके क्या कपड़े गंदे होते हैं। आ गई बात समझ में। अब मान लो ये क्या है, तेल या वसा का कोई क्या है दोस्तों, कण है। अब ये तेल वसा का कोई क्या है दोस्तों, कण है। अब इसके ऊपर क्या हो गया, आपने साबुन रगड़ी दोस्तों, तो साबुन में दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग
जो क्या आपको वसा या तेल से क्या रखते हैं, संपर्क रखते हैं ना, उसमें विलयशील होते हैं। यानी ये तेल और वसा है तो इसके अटैच में कौन हो जाएंगे दोस्तों, आपके ये इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन इसके चारों तरफ एक संरचना बना लेंगे दोस्तों। हाइड्रोकार्बन इस प्रकार की संरचना बना लेंगे इसके चारों तरफ। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। इस प्रकार से हाइड्रोकार्बन, मैं फटाफट फटाफट इसकी क्या संरचना बना लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, है ना। आप समझ गए होंगे ना ये क्यों बना रहा हूं मैं इस प्रकार से, ये हाइड्रोकार्बन है ना। मैं डायरेक्ट अगर इसको बताता तो मेरे ख्याल से आपको समझ में नहीं आती, तो शुरू की राम कहानी थी वो सब इस चीज के लिए थी। अब ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है दोस्तों। अब ये हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला उनके सिरों पर क्या जुड़ा हुआ दोस्तों, आपको पता है कि ये सिरों पर, इसको मैं अलग पेन से बना देता हूँ दोस्तों, ये आपको रेड से बना देता हूँ। ये लो साहब, इसको मिटा देते हैं, ये लो साहब रेड से। और ये अंतिम सिरा ना, ये इसका ये इसका अंतिम सिरा है। ठीक है, ये इसका सिर भाग है और इसका जो पूंछ भाग है जो हाइड्रोकार्बन है वो किससे जुड़ गया दोस्तों, चारों तरफ से। चारों तरफ किसको घेर लिया है, इस वसा को घेर लिया है ना। अगर ये क्या है दोस्तों, यहाँ लिख दूं मैं Na प्लस, है ना, Na प्लस। और यहाँ क्या है दोस्तों, आपको COO है ना। और ये देखो Na प्लस है और ये COO माइनस है, ये Na प्लस है, ठीक है, और ये COO माइनस है, ये Na प्लस है और ये COO माइनस। इस प्रकार से ये चारों तरफ से घेरा हुआ है। केवल मैं Na लिख देता हूँ दोस्तों, है ना, तो उससे भी समझ में आ जाएगी ये आयनिक भाग है। ये आयनिक भाग कहाँ जुड़ा हुआ है दोस्तों, जल से। ये क्या है दोस्तों, आयनिक भाग है। ये कैसा भाग है दोस्तों, आपका आयनिक भाग। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं एक बार, ये क्या है, आयनिक भाग, आयनिक भाग, ये लो साहब आयनिक भाग। और ये क्या है, जल स्नेही है दोस्तों। ठीक है, जल से ये क्या रहेगा, स्नेह रहेगा। मैंने बता दिया क्यों रहेगा, क्योंकि आयनों में, हाँ, आयन, जल भी आयनों टूटता है, ये भी आयनों टूटता है, एक जैसे है ना, लक्षण दोनों के एक जैसे। और ये जो भाग है देखो, ये जो भाग है ये क्या कहलाता है, इसका हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिसको आपने क्या कहा, शॉर्ट रूप में आर कहा। ये क्या है, वसा से स्नेही है ना, ये क्या है, वसा स्नेही, वसा स्नेही और जल विरोधी या जल विरोधी या जल विरागी। ठीक है, ठीक है, आगे पास में हाइड्रोफोबिक। ठीक, समझ में आ गई होगी। और ये क्या है, आपकी वसा या तेल का कण, या अपन कह सकते हैं इसको गंदगी, जिसको आपको हटाना है, टू क्लीन, यानी इसको क्या करना है, आपको क्लीन करना है। अब ये चारों तरफ से क्या कर लिया दोस्तों, घेर लिया। अब घेरने के बाद में होगा क्या दोस्तों, घेरने के बाद में क्या होगा कि जैसे इसको घेर लिया, अब ये साहब ना, वही बात है, मम्मी और पापा है ना, मम्मी क्या करती है, आपको कोई गलती हो जाती ना, तो वो क्या करती, सबसे पहले पिताजी को पकड़ देती, पिताजी जाते हैं मारने, और मारने के साले ऐसे की तैसे, फिर होगा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगी, है ना, वो उसको आपको बचाने की कोशिश करती है। तो ये मम्मी है दोस्तों, इसको बचाने की कोशिश कर रही है, बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, साथ रह करके साले वो बिल्कुल निचोड़ के रख देती है ना। वो चारों तरफ से घेर लिया दोस्तों इसने, और घेर के इसको बढ़िया से गंदगी को, वसा को क्या कर लिया, क्योंकि ये वसा में घुलती है दोस्तों हाइड्रोकार्बन, तो ये अपने में से ऐसे घोल लेती है जिसको पता ही नहीं चलता दोस्तों। और ये पीछे की तरफ कौन है दोस्तों, ये पीछे आयनिक भाग किसमें घुला हुआ है, किसमें घुला हुआ, जल में। और अब ये है तो इसी का ही भाग है ना दोस्तों, तो इसको इसमें घोला, और ये संपूर्ण रूप से पानी में कौन घुल जाएगी दोस्तों ये वसा और तेल गंदगी किसमें घुल गई, पानी में घुल गई। आपको पता है, आपका जो दूध होता है दोस्तों, वो जो दूध होता है उसके अंदर, दूध के अंदर भी क्या है, वसा है, आप जानते हैं, उसी से ही घी निकलता है, उसी से ही पनीर, वो सब कुछ दूध से ही बनता है ना, सब वसा वगैरह सब वसा मक्खन जितने भी घी है सब के सब उसके अंदर ही दोस्तों, है ना, क्रीम वगैरह, लेकिन आपको दिखती नहीं है। यानी दूध के अंदर वो वसा ऐसे घुल रही है, यानी किसी भी वस्तु में वसा ऐसे घुल जाए कि बिल्कुल अलग अलग आप एक दृष्टि से देख नहीं सकते हो, क्या है उसे कहते हैं दोस्तों इमल्सन या पायस, है ना। वसा जिसमें घुली रहती है उसे क्या कहते हैं, पायस। जैसे आपने कहा, अगर वहां पर आपका जो जिंक अमलगम था, यानी जो मरकरी अगर किससे जुड़ रही थी तो उसको अमलगम कहते हैं, जिंक के साथ कोई जिंक अमलगम। यानी अगर वसा किसी में बढ़िया तरीके से घुल जाए दोस्तों, है ना, तो उसको कहते हैं पायस। क्या कहते हैं, पायस, या इमल्सन कहते हैं, क्या कहेंगे, इमल्सन। जैसे आपका दूध एग्जाम्पल है, इस प्रकार से इस गंदगी का क्या बन जाता है दोस्तों, इमल्सन बन जाता है, और फिर पानी के साथ आराम से बाहर उसको निकाल सकते हो। अब मैंने लिख दी इसकी बढ़िया तरीके से, अब जो समझाया मैंने बढ़िया तरीके से आपको आपके सामने मैटर प्रस्तुत कर दिया। देखो अब साबुन हो गई क्लियर। अब इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कल अपमार्ग, और ऐसा पढ़ाऊंगा जिंदगी में भूलोगे नहीं। साबुन कैसा लगा दोस्तों आपके, मेरे साथ इतने बारीक तरीके से ढंग से किसी ने आप तक साबुन नहीं समझाया होगा दोस्तों, मेरे ख्याल से आप नहीं भूलोगे इसको। ठीक है, अब तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। ओके, जय सिया राम।